सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो जो है ना, इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे क्या होगा? चार्जेस। ठीक है, एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the charges in the form of rest. It's called electrostatics. The branch of physics in which we study the charges in the form of rest. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग इस चैप्टर में पूरे चार्ज को किस फॉर्म में पढ़ेंगे? रेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें हम लोग चार्ज को मोशन में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है चार्जेस को रेस्ट में स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब चार्जेस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो चार्ज हमारे पास क्या होता है? चार्ज खुद क्या होता है हमारे पास? चार्ज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम which has property of attraction and repulsion. It's called चार्ज। तो चार्ज क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एटम का या किसी एलिमेंट का, जिसमें प्रॉपर्टी होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन की। ठीक है, अब चार्ज हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम हुआ। ठीक है, अब चार्ज और मास की अगर बात की जाए तो चार्ज जो भी होगा, जितने भी बॉडीज हैं, ठीक है, जितने भी चार्जेस हैं उनकी मास होती है, और जितने भी मासेस है उन पे चार्ज पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कुछ न्यूट्रल भी होते हैं ना। उनकी मासेस है लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे न्यूट्रॉन हमारे पास है, वो भी तो एक पार्टिकल है लेकिन वो क्या है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, उसकी मास तो है। तो लाजमी नहीं है जिसकी मास हो उसकी चार्ज हो, लेकिन जिसकी चार्ज हो उसकी मास हमेशा होती है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने डिफाइन किया द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। यानी कि एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें प्रॉपर्टी और अट्रैक्शन की एंड रिपल्जन की, उसे हम लोग सिंपल क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब चार्जेस पैदा कैसे होते हैं? चार्जेस पैदा कैसे होते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन। चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। चार्जेस किससे पैदा होते हैं? फ्रिक्शन से पैदा होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। यहाँ पे दो टाइप ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो तो सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं दोनों चार्जेस, ये भी क्या हो जाएंगे? लाइक है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अच्छा जी, अगर डिफरेंट हो ये पॉजिटिव, तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्यों रिपेल करते हैं, ये किसी को पता नहीं। ये सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, जब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जब ये रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों फोर्सेज हैं। ठीक है, या तो अट्रैक्शन भी एक फोर्स है, रिपल्जन भी फोर्स है।
अब ये चार्ज एक दूसरे को कितना रिपेल करते हैं और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट करते हैं, इस चीज़ को मालूम किया किसने, एक साइंटिस्ट ने, जिसने क्या किया, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स मालूम की, और दो चार्जेस के दरमियान कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कितना रिपल्जन है, इस चीज़ को मालूम किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है कूलम्ब, जिसने क्या किया, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन की, और उसने एक लॉ पेश किया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, इट कैन बी रिपल्जन, इट कैन बी अट्रैक्शन, ठीक है। तो चार्जेस कैसे पैदा होते हैं, ड्यू टू फ्रैक्शन पैदा होते हैं। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अच्छा, इन चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगा लेते हैं, इसको मालूम किया किसने, कूलम ने। तो हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम्स लॉ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। अभी देखो हमारे पास क्या है, एक चार्ज ये है पॉजिटिव चार्ज सपोज, और दूसरा ये सपोज नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एक क्या लगाएगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स कितना है, इसको मालूम किया किसने, कूलम्ब्स ने, ठीक है। तो इन दोनों में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मालूम किया कूलम्ब्स ने। तो उसने एक लॉ पेश किया, उसका नाम है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, दिस लॉ states that this law states that the force is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance is called Coulomb's law. ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आप इसको मजीद इस तरह भी लिख सकते, दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी दो चार्जेस के प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। मतलब जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, मतलब एक जितना मास ऑफ चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, जितना बड़ा चार्ज होगा उसमें उतना ज़्यादा फोर्स पाई जाएगी, और जितना छोटा चार्ज होगा उसमें उतना कम चार्जेस होंगे। तो इसी वजह से हमने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ किया, मतलब दो चार्ज की बात की, क्योंकि एक चार्ज के लिए आप फोर्स मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान तब फोर्स हो सकती है कि दो चार्जेस हों, अगर एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो भी हो, लेकिन अगर मैं इसको करीब लाऊंगा, अगर सेम चार्जेस तो रिपेल करेंगे तब भी फोर्स मालूम की जा सकती है, अगर डिफरेंट चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तब भी फोर्स क्या किया जा सकता है, मालूम किया जा सकता है। इसका मतलब यानी कि फोर्स मालूम करने के लिए हमेशा दो चार्जेस का होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से डेफिनेशन में हमने लिखा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब दो चार्जेस का प्रोडक्ट हमें क्या दे देता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मास ऑफ चार्जेस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा, फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जितना कम छोटा चार्ज होगा उतना कम क्या करेगा, फोर्स प्रोड्यूस करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सपोज मैग्नेट है, जितना छोटा मैग्नेट होता है उतना छोटे से लोहे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन जितना बड़ा हम लोग मैग्नेट होता है तो वो उतना बड़ा क्या करता है, लोहे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम तरीके से हम लोग चार्जेस का भी कहते हैं, अगर चार्ज का मास कम हो तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अगर चार्ज का प्रोडक्ट ऑफ मास ज़्यादा हो तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस रिलेशन को हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, जिससे एक चीज़ बढ़ जाए और दूसरा उसके साथ बढ़ जाए, या एक चीज़ कम हो जाए दूसरा चीज़ उसके साथ कम हो जाए, ये दोनों तरीके में
डायरेक्ट रिलेशन इसको कहते हैं। अब ये डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने लिखा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हमने कहा कि डिस्टेंस जितना बढ़ा दोगे फोर्स उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या डिस्टेंस जितना कम करोगे फोर्स उतना क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब फोर्स जितना एक चीज़ बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या दूसरा चीज़ बढ़ रहा है पहला वाला चीज़ कम हो रहा है, तो इस रिलेशन को हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो हमने डेफिनेशन को मैथमेटिकली भी अभी अंडरस्टैंड करना है। अब सपोज ये चार्जेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज है। अब एक चार्ज ये और दूसरा चार्ज ये, सपोज ये नेगेटिव। अब इन दोनों का मास जितना ज़्यादा होगा तो इनसे उतना ज़्यादा क्या पैदा होगा, फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा। दूसरा बात हमने ये कहा कि अगर इनके दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव तरफ डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, अब इस चार्ज को मैं इधर रखता हूँ, तब ये फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आर है, आर जितना बढ़ा दोगे फोर्स उतना कम हो जाएगा, आर जितना कम करोगे फोर्स उतना बढ़ जाएगा, तो इस रिलेशन को इनवर्स बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों का मास अगर बढ़ा दोगे फोर्स खुद ब खुद बढ़ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो कूलम यही करता है कि दो चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है अगर मास ज़्यादा हो जाए, और उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब मैथमेटिकली इसको देखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब दो चार्ज की बात कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 बना दे। तो जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या हमने क्या किया कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, विच इज सेकेंड पार्ट। यानी जितना डिस्टेंस बढ़ा दोगे फोर्स उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या जितना फोर्स रेडियस कम कर दोगे, डिस्टेंस कम कर दोगे, फोर्स उतना बढ़ जाएगा। अभी सिंपल सी बात है, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा फोर्स उतनी हो जाएगी, कम हो जाएगी फोर्स, और जितना इनके दरमियान डिस्टेंस कम किया जाएगा फोर्स उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कूलम्स कहता है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग द इक्वेशंस, तो ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ हमने लिखा क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, जितना बढ़ा दी जाओगे, ज़्यादा करोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस उतना ज़्यादा हो जाएंगे। एक कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस उतना क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा फोर्स। और अगर डिस्टेंस जितना कम करोगे तब भी फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स जितना बढ़ेगा, इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं, या तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कम कम कब होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कम, मास कम हो तो फोर्स कम हो जाएगा, या डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तब भी फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ चुका है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं विच इज के, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये के क्या है, के हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, के हमारे पास क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है। तो इसकी एक खास वैल्यू है क्योंकि ये कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। इसकी यूनिट क्या बनेगी, फोर्स का बनेगा न्यूटन, ये इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मीटर स्क्वायर, ये दोनों चार्जेस मल्टीप्लाई नीचे जाके मीटर नोट से। तो ये के की क्या है, वैल्यू है, जो कि कांस्टेंट है। ये कब वैल्यू है, जब हमारे पास क्या हो, फ्री स्पेस हो। तो फ्री स्पेस, ये हमारे पास कूलम जो फोर्स है ना, वो मीडियम डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि के खुद बराबर है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये क्या है हमारे पास, ये एप्सिलॉन हमारे पास मीडियम के तौर पर काम कर रहा है। इस टाइम हम लोग एप्सिलॉन फ्री स्पेस के लिए ले रहे हैं, तो फ्री स्पेस के लिए उसकी वैल्यू अलग होगी, और जो मीडियम आप रखोगे उससे ये फोर्स अफेक्टेड होगा। अभी देखो, अगर मैं एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर इनके दरमियान मैं क्या रखूँगा, एक प्लास्टिक रखूँगा, तो तब फोर्स अलग हो जाएगा, और अगर मैं इनके दरमियान वुड रखूँगा तब फोर्स अलग हो जाएगा, मैं इनके दरमियान गिलास रखूँगा तब फोर्स अलग हो जाएगा, जब मैं इन दोनों के दरमियान सिर्फ एयर रखूँगा तब फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स, ये डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, मीडियम डिपेंडेंट है। ये क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। अच्छा, की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये कूलम्स कांस्टेंट है। अब मैंने कहा कि कूलम्बिक फोर्स जो है, मतलब ये जो फोर्स है ये डिपेंडेंट है मीडियम। जितना मीडियम आप स्ट्रांग रखोगे फोर्स की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में ये वैल्यू जितना बढ़ेगा, ये ऊपर वाला वैल्यू उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो मीडियम चेंज करने से ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो सकती है,
या इंक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आपने कौन सा मीडियम इनके दरमियान रखा है। तो ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह देख लें कि अगर F बराबर है किसके, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के, अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। देखो दो चार्जेस के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस इतना बढ़ा दूं कि ये क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो फोर्स तब कब हो, क्या होगा, अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी पे जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तब ज्यादा समझ आएगा। के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या पुट करो, इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी किसके बराबर है, जीरो। अभी देखो आप ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस इतना बढ़ा दो कि इन्फिनिटी पे जाए, तो हम डिस्टेंस जितना बढ़ा देंगे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब डिस्टेंस इतना बढ़ा दे कि इन्फिनिटी तक गया, तो इसका मतलब फोर्स उस टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब डिस्टेंस किस पे हो, इन्फिनिटी पे हो। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अगर फोर्स मैं क्या करूं, डिस्टेंस को बिल्कुल जीरो कर दूं, ये दो चार्जेस है इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल जीरो कर दूं, तब क्या हो जाएगा, जब इनके दरमियान Q1 Q2 डिवाइडेड बाई जीरो, अब मैं इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तब क्या हो जाएगा, तब फोर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये दो कंडीशन आपने याद रखना है। कब, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी पे रखा जाए तो फोर्स जीरो हो जाता है, जब डिस्टेंस जीरो पे रख दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। बस टाइम शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि अगर दो चार्जेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये एक चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, अगर मैं इन चार्जेस के डिस्टेंस डबल कर दूं, क्या कर दूं, डबल मतलब बढ़ा दूं, तो ये Q1 हो जाएगा। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कितना कम हो जाएगा, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, आपने डिस्टेंस क्या कर दी, डबल कर दी, मतलब 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास ये डिस्टेंस मैंने क्या कर दी, डबल कर दी, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, फोर्स 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब आप डिस्टेंस डबल कर दो, ठीक है। और बात टाइम इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, अगर डिस्टेंस दो चार्जेस के दरमियान Q1 Q2 के दरमियान ऑफ किया जाए, तो पहले इधर थे, अभी मजीद इसको करीब कर दिया, ऑफ कर दिया, तब हमारे पास फोर्स कितना बढ़ेगा। तो आप बोलोगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब 1/2 ऑफ हो गया, तो ये बनेगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 1/4, 4 थर्ड ऊपर जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कितना, 4 टाइम्स। कब, जब डिस्टेंस ऑफ किया जाए तो फोर्स की वैल्यू यानी कि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ दिया जाएगा। लेकिन अगर दो चार्जेस के दरमियान आप डिस्टेंस डबल कर दो तो फोर्स तब 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप एग्जाम ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछते हैं अगर इनके दरमियान डिस्टेंस 3 टाइम्स क्या किया जाए, बढ़ा दी जाए, तो फोर्स 9 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस के दरमियान सपोज 4 टाइम्स इनको क्या किया जाए, इनको इंक्रीज किया जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते तो आपको ये आना चाहिए। तो हमारे पास सिंपल क्या था, ये हमारे पास कूलम्स लॉ था। तो कूलम्स लॉ हमारे पास सिर्फ ये लॉ है, बताता है हमें दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन। अच्छा, हमने यहाँ पे के की वैल्यू लगा दी, क्या, के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। असल में के किसके बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एयर के लिए तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12। तो इन सबको मल्टीप्लाई फिर 1 पे डिवाइड करो, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलम कांस्टेंट एंड ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। अच्छा, ये लॉ जो है ना, ये सिमिलर है किस लॉ की तरह है, ये ग्रेविटेशन लॉ की तरह है बिल्कुल। मैं एक साइड पे ग्रेविटेशनल लॉ के, ये हमारे पास कूलम्स लॉ है और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ है। कूलम्स लॉ किसके बराबर है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। इसी तरह ग्रेविटेशनल लॉ बराबर है किसके, F इज इक्वल टू G m1 m2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। अच्छा, ये जो जी है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? मीडियम इंडिपेंडेंट है, ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ये क्या है? मीडियम डिपेंडेंट है। ये क्या है? मीडियम डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि की वैल्यू चेंज होता है। अगर आप फ्री स्पेस की जगह कुछ और रखोगे, कोई ग्लास रखोगे, तो इसकी फोर्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं, मीडियम डिपेंडेंट नहीं। आप दो चीज़ों की तरह में जो भी रख दो, ये मीडियम इंडिपेंडेंट, फोर्स की वैल्यू उतना ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रांग फोर्स है, ये स्ट्रांग फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीक फोर्स है। इसकी रीज़न क्या है? ये वीक क्यों है, ये स्ट्रांग क्यों है? इसकी रीज़न ये है, यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, जबकि इधर जी की वैल्यू, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास? ये हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। अब ये वैल्यू माइनस में, जबकि ये वैल्यू किस चीज़ में है? प्लस में है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये जो ये वाला ग्रेविटेशनल है, ये वीक है एज कम्पेयर टू ये स्ट्रांग है। ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास, आप इसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, ये लास्ट बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है मैंने ये आपको बता दिए। वीक है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग क्यों है, ये वीक क्यों है, ये भी मैंने बता दी। ठीक है, ये मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, जबकि ये मीडियम डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास क्या था? ग्रेविटेशन लॉ के साथ मैंने इसको थोड़ा कंपेयर किया। तो ये हमारे पास था कूलम्स लॉ। आई होप आपको समझ आ चुका होगा छोटे से वीडियो में।